नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हमारे साइंसदान में आपका इस्तकबाल है। देश के मशहूर साइंटिस्ट और रिसर्चर से आपको रूबरू कराने की हमारी सीरीज जारी है और आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने मलेरिया बीमारी के ऊपर काफ़ी काम किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के वो डायरेक्टर हैं, न्यू दिल्ली बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है। तो बिना कोई वक्त गवाए स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे शो में। शुक्रिया सर, शुरुआत से शुरू करते हैं और चलते हुए बात करते हैं। पहला सवाल आपसे यही कि आपकी स्कूलिंग इधर से हुई, देश में हुई, उसके बाद आपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ग्रेजुएट और फिर जो पीएचडी कहते हैं वो आपने बाहर से की। आप दिल्ली आएंगे, देश के लिए काम करेंगे, ये पहले से तय था, ये बाद में डिसाइड किया? नहीं, ये वापस भारत आने का जो डिसीजन था ये मैंने करीब अपने पीएचडी के बाद जब मैं इंग्लैंड में था तब हमने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि भारत में उस समय बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं रिसर्च के लिए और एक्सपेंशन हो रहा था रिसर्च का। गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट था रिसर्च के लिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा था बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। और मुझे लगा कि मैं अपने देश में आके अगर अपने भारतवासियों के बीच में रह के कुछ रिसर्च करूं, छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन करूं, तो उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन कि अगर आप दूसरों के देशों में जाके करें। तो इस वजह से मैं वापस भारत आया था। एंड दिस इज़ अ गेन फॉर इंडिया दैट यू केम बैक। आप भारत वापस आए, ये बहुत अच्छी बात है और आपके ख्यालात बहुत अच्छे, नेक ख्यालात थे वापस आने के। सर, आपके पिताजी विनोद प्रकाश शर्मा वो इसी इंस्टीट्यूट में फाउंडिंग डायरेक्टर थे जिसके अभी आप डायरेक्टर हैं। मलेरिया मैन भी उन्हें कहा जाता था, उन्होंने मलेरिया की रोकथाम के लिए काफ़ी काम किया। तो ये इंस्पिरेशन शायद उन्हीं से आया? एक तरीके से इंस्पिरेशन उनसे आया, मगर बहुत अलग तरीके से। एक्चुअली जब मैंने अपनी रिसर्च की थी ऑक्सफोर्ड में तो हम वायरसेस पे काम करते थे उस समय। और जब मैंने भारत वापस आने का सोचा था तो मैंने उनसे भी बात की थी कि भारत में मैं वापस आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कभी मलेरिया के बारे में सोचें। उससे पहले मुझे मलेरिया में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कई महीनों अपने आप ऑक्सफोर्ड में स्टडी की मलेरिया के बारे में और फिर मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जहाँ पे कि हम अपनी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की टेक्निक्स जो है लगा सकते हैं। और उसकी वजह से जब मैं कन्विंस हुआ कि एक ज़रूरत होगी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी टेक्निक्स की मलेरिया में, तो फिर मैं डिसाइड किया कि मैं मलेरिया में ही काम करूँगा। तो इंस्पिरेशन उनका इनडायरेक्ट था, उन्होंने मुझे कहा नहीं था ज्वाइन करने के लिए, मगर उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं देख लूँ। बट हाँ, ओवरऑल इंस्पिरेशन उनका भी है और मेरी मदर का एंड मैनी अदर पीपल भारत में एंड आउटसाइड भारत है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी साइंस में, रिसर्च में या पब्लिक गुड के लिए डिवोट की है। मैं सबसे इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है सर। और अगर घर में ही ऐसा इंस्पिरेशन मिले तो फिर शुरुआत से ही राह दिख जाती है। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार। मेरे केस में हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा। हम जितने भी लोगों का इंटरव्यू करते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे ही इंस्पिरेशन से ड्रॉन है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ना कोई होता है। तो वो हो जाता है सर। एक चीज़ और सर, दिमाग में, जहन में ये ख्याल आता है कि जो बंदा बाहर जाके पढ़ता है, काफ़ी टाइम रहता है फॉरेन लैंड में, एक बेटर पे, एक बेटर लाइफ को छोड़ के जब वो देश वापस आता है, उसका मकसद क्या होता है? आपका क्या मकसद था कि मैं वो बेटर पे या बेटर लाइफ को छोड़ के मैं यहाँ पे आ रहा हूँ? व्हाट डू आई वांट टू अचीव? मेरा लक्ष्य क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे उन्होंने पूरी ज़िंदगी भारत के लिए काम किया है। एंड माई मदर अभी भी हैं और वो भी अभी भी करती हैं और उनको इन रिटर्न भारत ने बहुत कुछ दिया। तो इसलिए हमें कभी इस बात की तंगी नहीं थी कि हमें भारत में आके रोज़ की डेली एग्जिस्टेंस के लिए कुछ स्ट्रगल करना है। ऐसी कोई इशू नहीं था हमारे लिए। हमारे लिए बड़ा सिंपल इशू था मेरे लिए कि मैं भारत में आके ऐसे कंट्रीब्यूशन करूं जो कि मीनिंगफुल रहें पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, और एक स्टेटस बन जाए जिसमें कि हमारे कंट्रीब्यूशंस को इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाए। वो एक एम था मेरा और उसके लिए एक्सेलेंस इन रिसर्च बहुत ज़रूरी था। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली लौट के आके भारत, क्योंकि भारत में अच्छे इंस्टीट्यूशंस बहुत उस समय भी थे और अभी भी हैं और बढ़ भी रहे हैं। और वो अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया। मैं जब लौट के आया था तो बहुत ज़्यादा 12-14 घंटे रोज़ 7 दिन लगा रहता था पहले 10 साल, और मुझे बहुत मज़ा भी आया काम करने में। बट मेरा एम्बिशन ये की था कि हम कुछ इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास रिसर्च करें जिससे कि इंडिया का स्टेटस भी बढ़े इस फील्ड में और
इन द लॉन्ग रन मलेरिया के लिए कुछ फ़ायदा भी हो। बिल्कुल, और वो फ़ायदा हुआ भी है। व्यूअर्स बहुत कुछ आपके बारे में जान गए हैं, मगर बहुत कुछ ऐसा है जो वो अभी भी जानना चाहेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस चर्चा को जारी रखेंगे, व्यूअर्स के लिए आपका प्रोफाइल दिखा देते हैं, वो पैकेज दिखा देते हैं। मलेरिया, जिसने पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गंवाने पर मजबूर किया है। मलेरिया जैसी बीमारी को लेकर तहकीक और इसके खात्मे की काविशों पर नजर डालें तो डॉक्टर अमित प्रकाश एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने इस ज़िम्न में तहकीक से अपनी एक मुनफरिद साख कायम की है। मौजूदा वक्त में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च NIMR में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा की पैदाइश 12 अप्रैल 1968 को अमेरिका के इंडियाना में हुई। हिंदुस्तान में उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। स्कूली तालीम के बाद डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा ने अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री हासिल की। साल 1995 में अमेरिका से ही नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। सन 2000 में दुनिया के नामवर इदारों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो की सनद हासिल की और साल 2001 में मुल्क वापस आने के बाद डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा दिल्ली में ICGEB से वाबस्ता हो गए। मलेरिया पैरासाइट प्रोटीन पर तहकीक के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने पर जोर देने वाले डॉक्टर अमित प्रकाश की तहकीकी और कायदाना सलाहियत को उस वक्त नई पहचान मिली जब उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च का डायरेक्टर मुंतखब किया गया। इस इदारे की तहकीकी काविशों का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान में मलेरिया के मामले हर साल लगातार कम हो रहे हैं। डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा की रहनुमाई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों की सेहत पर नजर रखकर मुल्क को इस वबा से निजात दिलाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा के दुनिया की मयारी जर्नल्स में तकरीबन 95 रिसर्च पेपर शाये हो चुके हैं। मलेरिया की नई दवाइयों की इजाद और रुझानात पर मबनी उनकी 3 किताबें भी मंजरे आम पर आ चुकी हैं। मलेरिया को फैलाने वाले खास पैरासाइट की चेन को तोड़ने में अहम रोल अदा करने वाले डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा की तहकीकी खिदमात का एतराफ करते हुए उन्हें साल 2007 में नेशनल बायोसाइंस अवार्ड फॉर करियर डेवलपमेंट में दिया गया। इसके साथ ही साल 2011 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर का आला तरीन अवार्ड भी दिया गया। साथ ही उन्हें साल 2015 में इंफोसिस प्राइज से भी नवाजा गया। डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के इलेक्टेड फेलो भी हैं। मलेरिया से निजात दिलाने में डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा ने जो नया नजरिया पेश किया है उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि तय हदफ के मुताबिक हमारा मुल्क मलेरिया को जड़ से खत्म करने में जरूर कामयाबी हासिल करेगा। डॉक्टर अमित प्रकाश शर्मा की तहकीकी लियाकत पर बस इतना कहा जा सकता है, इस कदर भीड़ कि दुश्वार है चलना सबका और एक वो है कि रफ्तार बना रखी है। तो उम्मीद है आप डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, मगर बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है, समझना बाकी है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। सर, आपने मलेरिया पे बहुत काम किया है, रिसर्च की है, फाइंडिंग्स की हैं, उन फाइंडिंग्स के लिए आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। इन फाइंडिंग्स का कितना फ़ायदा पहुंचा है ज़मीनी स्तर पर? हमारी जो रिसर्च रही है पिछले 20 सालों में वो इसलिए रही है कि हमारा फोकस है नए ड्रग्स को डिस्कवर करने में। तो उसका फ़ायदा अभी नहीं मगर आने वाले 5 से 10 सालों में होगा, जब हमारी करंट बैच ऑफ ड्रग्स हैं मलेरिया की, जब वो फेल होने लगेंगी, और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कई देशों में। मलेरिया की ड्रग्स ऐसे हैं कि वो कई 10-15 साल काम करती हैं और फिर पैरासाइट्स चेंज हो जाते हैं, और जब पैरासाइट्स चेंज हो जाते हैं तो आपको नए ड्रग्स चाहिए होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। सो हमारा 20 साल का रिसर्च का जो कंट्रीब्यूशन है जो अभी भी चल रहा है
वो इस डायरेक्शन में है कि हम फ्यूचर रेडी रहें, फ्यूचर के लिए ड्रग्स तैयार रखें जब करंट बैच फेल हो जाएगा। तो कांस्टेंट R&D इसमें चाहिए होती है आपको। कितना सरकार से सहयोग मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत पैसा भी लगता है, एफर्ट भी लगता है? तो हमें कांस्टेंट R&D, हमारी लैब कंटिन्यूसली 20 साल से चल रही है। देयर हैव बीन मतलब 100 से ज़्यादा पोस्ट डॉक्स, PhD स्टूडेंट्स वगैरह हमारी लैब से निकल चुके हैं और अभी भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। और हमारा पूरा का पूरा फंडिंग जो रिसर्च का रहा है पिछले 20 सालों में, मोस्ट ऑफ इट हैज़ बीन गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग, और कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने भी हमें फ़ंड किया है। मगर जिसने भी हमें फ़ंड किया है वो सब पब्लिक सेक्टर से पैसा आया है, कोई प्राइवेट स्पेस ने हमें फ़ंड नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ ऑल फॉर पब्लिक गुड। तो ये जब हमारी डिस्कवरीज़ होंगी, ये जो डिस्कवरी अभी तक हुई हैं वो सब पब्लिश करते हैं हम रिसर्च, उस रिसर्च से दूसरी स्टडीज़ फ्यूल होती हैं, और ये एक साइकिल बनी रहती है जब तक कि आपका एंड पॉइंट ना आ जाए, विच इज़ कि हम इन आवर केस हम डिस्कवर करें कोई नया मॉलिक्यूल जो कि एक मलेरिया के ड्रग से बाहर आ सकता है, मार्केट में आ सकता है। कितना संजीदा है ये समस्या, ये बीमारी भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो? भारत के कॉन्टेक्स्ट में मलेरिया हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। आपको ये पता होगा कि भारत में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मलेरिया था और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी वजह से भी काफ़ी ख़राब रहती थी, बिकॉज इतनी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन काम नहीं कर पाती थी मलेरिया की वजह से। पिछले 20 सालों में, स्पेशली पिछले 5 सालों में मलेरिया इंसिडेंस इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। वो सारा एफर्ट्स गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत इम्पीटस दी है, बहुत सपोर्ट किया है प्रोग्राम्स को मलेरिया को कम करने के लिए, मगर अभी भी मलेरिया बहुत सिग्निफिकेंट है। पहले 20 नेशंस जो हैं दुनिया में जिनमें सिग्निफिकेंट मलेरिया है, उसमें भारत का नाम है। 18 ऐसे नेशंस हैं जो कि अफ्रीका में हैं और भारत है और एक और हैं। तो इस प्रकार से इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट बर्डन अभी भी है मलेरिया का, और मलेरिया ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अगर आप उस पर प्रेशर बना के रखें तो वो कंट्रोल में रहेगा। जिस दिन आप में से आपके कंट्रोल इंटरवेंशन मेथड्स का प्रेशर हटा, या आपने थोड़ा हल्का किया, या दूसरी तरफ निगाह गई आपकी, तो मलेरिया एकदम से उभर आएगा। ये साइकिल मलेरिया की चलती रहती है, भारत में पहले हो चुका है और दूसरे देशों में भी रह चुका है। इसलिए जब तक कि मलेरिया बिल्कुल ही एलिमिनेट ना हो जाए भारत से, तब तक हमें उसके ऊपर प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात वही वाली बात है। सर, मलेरिया मुक्त भारत, जैसे पोलियो मुक्त भारत की हम बात कहते हैं, मलेरिया मुक्त भारत आपको क्या लगता है कब तक ये सच्चाई हो सकती है? देखिए, मलेरिया मुक्त भारत की डायरेक्शन में भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था 2020 तक, और आगे भी बढ़ेगा। 2020 में आपको पता है, सबको पता है कि कोविड बीमारी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी प्रोग्राम जो हैं वो या तो स्टॉल हो गए या 100% कंप्लीशन में ना जा सके। मगर अगर आप 2020 को हटा दें तो मलेरिया भारत में हर साल सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है, और कुछ पॉकेट्स ऑफ इंडिया में रह जाएगा वो, और उन पॉकेट्स में हटाने के लिए हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। और हमारा NIMR में यही आजकल रिसर्च का फोकस है कि जो 18 से 20 पॉकेट्स रह जाएंगी मलेरिया की, जहाँ पे सिग्निफिकेंट मलेरिया रह जाएगा, उनको हटाने के लिए हम क्या नए टूल्स निकाल सकते हैं। मगर अगर हम इस ट्रेंड में रहे कि हम उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके उनमें नए टूल्स डिप्लॉय करेंगे, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट हमेशा रहा है और आई एम श्योर आगे भी रहेगा, देन 5 से 7 से 8 साल में मुझे लगता है हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पे कि मलेरिया बहुत कम पॉकेट्स में शायद रह जाए, और उसको आप कह सकते हैं कि नियर एलिमिनेशन हो जाएगा। मगर एलिमिनेशन भारत में स्टेट वाइज होगा। कुछ स्टेट्स पहले उसमें आएंगे, रेस में जीतेंगे, कुछ स्टेट्स थोड़े पीछे रह जाएंगे। तो ये अब अगले का 5 से 8 साल में पता लगेगा कौन से स्टेट्स पहले पहुंचते हैं रेस में और कुछ पीछे रह जाते हैं, मगर इवेंचुअली सारे स्टेट्स जो है एलिमिनेट कर पाएंगे। जिस शिद्दत से आप इस काम में लगे हैं, हम सबको उम्मीद है कि ये अगले 5-7 सालों में, जैसे आप बता रहे हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा। सर, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग दी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जिसको कहते हैं, जो कि हाईएस्ट माना जाता है यहाँ पर। अवार्ड्स कितने रिवॉर्डिंग लगते हैं कई बार? अवार्ड्स बहुत रिवॉर्डिंग लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी ने आपको रिकग्नाइज़ किया है। देखिए, साइंस में जो है आपको 2-3 चीज़ों का, एक मैं शब्द यूज़ करूँगा, माफ़ करें, नशा रहता है। एक नशा रहता है पब्लिकेशन का, कि आप अच्छे पब्लिकेशंस करें जो आपके पीयर ग्रुप भारत में और भारत के बाहर भी उसको पढ़ें और अप्रिशिएट करें कि आपके क्या आइडियाज़ थे, आपने कैसे स्टडीज़ को कंप्लीट किया। एक दूसरा एक चार्म रहता है कि बाकी आपकी जो पीयर कम्युनिटी है साइंटिफिक, वो आपको रिकग्नाइज़ करे कि आपने कुछ ऐसा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन किया जिसकी वजह से वो आपको रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं। तो ये
मतलब हर इंसान के लिए मैं कहूँगा और हर इस साइंटिस्ट के लिए इंडिया में बहुत गर्व की बात है अगर उनको कोई भी अवार्ड मिला है, चाहे शांति स्वरूप भटनागर या कोई भी उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है, बिकॉज़ इंडिया में बहुत स्टिफ कंपटीशन रहता है इन चीज़ों के लिए और मेरे लिए बहुत गर्व की बात रही है हमेशा। बिल्कुल, और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आप यहाँ पर देश लौट के देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। सर, अभी आपकी काफ़ी एज एक्टिव ईयर्स की बाकी है सर्विस के अंदर, तो व्हाट नेक्स्ट? आप क्या और अचीव करना चाहते हैं? क्या आपका टारगेट है कि अगले 5-7 साल में मुझको ये करके दिखाना है? देखिए, अगले 5 से 7 साल में अब मैं जब से NIMR में आया हूँ, मेरा थोड़ा सा फोकस पब्लिक हेल्थ की तरफ बढ़ा है, बिकॉज़ हम लोग पहले जो करते थे काफ़ी बेसिक रिसर्च थी। पब्लिक हेल्थ से मेरी काफ़ी आंखें खुली हैं, मैंने आके यहाँ बहुत सीखा है और कोविड की वजह से भी मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सीखा है। जब ऐसी बीमारी एकदम से भारत या किसी भी देश में आती है तो उनके पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरे 5 से 7 साल का प्रोग्राम मेरे हिसाब से अब यही रहेगा कि मैं एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग करूं, मैं अपने से यंग लोगों को, PhD स्टूडेंट्स को, पोस्ट डॉक्स को, यंग साइंटिस्ट को ट्रेन करूं, जिससे कि जब मेरा समय कम हो रहा है या ख़त्म ही हो जाए तो वो लोग अभी से शुरू करके तैयार रहें सेकेंड लाइन ऑफ फाइट के लिए। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भारत के लिए रहेगी जो मेरे हिसाब से जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपकी साइंटिफिक लेबॉरेटरी शुड बी फुली फंडेड एंड फुली इक्विप्ड आगे की कोई भी पोटेंशियल डेंजर के लिए जो आ सकता है। कोविड से हमने ये कम से कम सीखा है कि अगर हम तैयार ना रहें तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, जो हमें पिछले साल हुआ भी था और आगे जाके आई होप नहीं होगा, क्योंकि भारत ने बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड किया, बहुत मीनिंगफुली रिस्पॉन्ड किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बहुत रोबस्ट थे, साइंटिस्ट एकदम तैयार थे और मैं इसीलिए कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ती रहे, साइंटिस्ट को हम ट्रेन करते रहें, हम खाली 1 या 2 या 4 साइंटिस्ट के ऊपर कभी निर्भर ना रहें। उसी प्रकार से इंस्टीट्यूशंस हमारे बढ़ते रहें, हम कभी 1 या 2 इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कभी निर्भर ना रहें, सारे के सारे स्प्रेड आउट हों, हर स्टेट में कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जिससे कि वो अपनी मेडिकल सॉल्यूशंस को खुद ही ढूंढ पाएँ। बिल्कुल, सेकंड लाइन ऑफ जो वॉरियर्स हैं, ठीक है, उनको आप तैयार करने में लगे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, दूसरा एक चीज़ मेरे जहन में आती है आपसे पूछना, क्योंकि आपने विदेश के लेबोरेटरीज़ भी देखी हैं, वहाँ पे काफ़ी समय बिताया है आपने, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फ़र्क आपको महसूस होता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, साइंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में कई कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एट पार है, कई लेबॉरेटरीज से बाहर, और कई कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पीछे है। उसके कई सारे कारण हैं, मैं सारे कारणों में नहीं जाना चाहता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि कई सारा साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाहर की कंट्रीज़ में है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका में है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उन्होंने बहुत हैवी फंडिंग की है, उन्होंने बहुत हैवी मैन पावर ट्रेनिंग की है एंड उनका पर्सपेक्टिव हमेशा बहुत लंबा होता है, 10, 20, 30 साल का पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों में। भारत में उस पर्सपेक्टिव से चीज़ें अब होने लगी हैं और कई लेबॉरेटरीज़ भारत में बिल्कुल उसी ग्रेड की हैं जो बाहर के ग्रेड की लेबॉरेटरीज़ हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भारत में आके एक्सक्यूज़ करे कि मेरे से काम नहीं होता कि वो वैलिड रहेगा, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र भारत में किसी न किसी लेबॉरेटरी में सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएंगे जहां हम अपना काम कर सकते हैं। तो उस तरीके से भारत में ऐसी कोई ख़ास कमी नहीं है जिसकी वजह से आप कहें कि हम काम नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ चाह होती है वहाँ पे राह आदमी अपने आप निकाल लेता है, और वो यहाँ पर उतना साजो सामान अवेलेबल है हमारे देश में। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर, कोविड की जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें भी आपके इंस्टीट्यूट का रोल है, आपकी देख रेख में उसको फॉलोअप किया जा रहा है, उस पर अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें वो क्या हो रहा है? जी, एक्चुअली हमारा NIMR हम ICMR के अंडर आते हैं एंड हमने ICMR ने हमें रिक्वेस्ट किया था पिछले साल मदद करने में, और सारे इंस्टीट्यूट्स को रिक्वेस्ट किया था। तो हम NIMR में हमने बहुत अच्छी कोविड टेस्टिंग लेबॉरेटरी तैयार की हुई है, वो जो अभी भी चल रही है। एंड जब से भारत ने वैक्सीन्स डिप्लॉय की हैं, हाँ, एक हमारा ड्यूटी है टू फॉलो अप ऑन वैक्सीनेशन, वैक्सीनीज़ के लिए रिपोर्ट लेना 7 और 28 दिन के बाद, पहले डोज के बाद, और सेकंड डोज के बाद फिर से 7 और 28 दिन के बाद। जो हमने टीम बना रखी है, हमारा 24/7 कॉल सेंटर तैयार रहता है, हम लोग उनको डिलीजेंटली फॉलो करते हैं और वो सारे रिकॉर्ड्स फिर हम शेयर करते हैं ICMR के साथ, जिससे कि असेसमेंट हो सारे बायोमेडिकल पैरामीटर्स का, जिसमें कि जो कि ज़रूरी हैं वैक्सीन के डिप्लॉयमेंट के दौरान।
तो NIMR उसमें फुल टाइम कंट्रीब्यूशन कर रहा है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि NIMR मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मगर कोविड में उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, पिछले साल भी और अभी भी। बिल्कुल, आपकी देख रेख में बहुत प्रोफेशनली चीज़ें की जा रही हैं, उसका एक सेंस जो है आपसे बातचीत करते हुए भी फील होता है। सर, दूसरा ये कि रिसर्च, ये फाइंडिंग्स, ये मेहनत, ये सब तब भी पॉसिबल होता है जब घर से सपोर्ट होता है, आपके बेटर हाफ का सपोर्ट होता है। तो वाइफ का कितना सपोर्ट रहा है इस जर्नी में? मैं वाइफ का और मेरे दोनों बच्चों का हमेशा से सपोर्ट रहा है। उन्होंने मेरे लॉन्ग वर्किंग आवर्स जब शुरू में बहुत हुआ करते थे और अभी भी कई बार रहते हैं, मीटिंग्स चलती रहती हैं हर समय, ऑलवेज़ कंप्यूटर चलता रहता है डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए। उन्होंने हर चीज़ को काफ़ी लाइटली लिया है और सपोर्ट किया है, और कभी मुझे नहीं लगता कभी एक भी उदाहरण होगा जब उन्होंने मेरे टाइम मांगा है अवे फ्रॉम रिसर्च अपने लिए। तो उस प्रकार से उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और उन्होंने ही नहीं, मुझे सारे इंस्टीट्यूशंस जिसमें मैंने काम किया है, मेरे पीयर ग्रुप ने, मेरे सीनियर्स ने, उन सब ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम इवन जो मिनिस्ट्रीज़ जिन्होंने हमें फ़ंड किया है, ऑलवेज़ हैव बीन वेरी वेलकमिंग आइडियाज़ के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, और हमेशा मुझे हर चीज़ का सपोर्ट मिला है। मैं लकी हूँ, मगर मुझे लगता है बहुत लोगों को सपोर्ट मिलता है। सर, मैं ये बोलने ही वाला था कि आप लकी भी हैं और ब्लेस्ड भी हैं कि आपको घर से और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो पूरे लोग हैं उन सब से सपोर्ट मिल रहा है, और आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। सब बच्चों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने अपने पिताजी को फॉलो किया, अल्टीमेटली फिर मलेरिया पे ही काम किया। बच्चे भी क्या साइंस कर रहे हैं या अपना पैशन उन्होंने खुद चुना है? अच्छा, तो ये पंक्ति अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे दोनों बेटे साइंस में नहीं हैं। एक वकील बन रहे हैं और दूसरे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स में काम करते हैं। तो मैंने उनको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं किया साइंस के लिए जब वो लोग यंग थे, स्कूल में थे, क्योंकि ये चीज़ें आप किसी से फोर्स करके या नहीं करवा सकते हैं। अंदर से अगर आपके पास पैशन है, अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे ये करना है, तो ये हो पाती हैं, और आप किसी को फोर्स करो तो वो अनमन से करेंगे और वैसे काम बनता नहीं है। तो मैंने उनको अपने डायरेक्शन, जो उनका चोज़न डायरेक्शन था, उनको जाने दिया, और हम लोग का ऐसे साइंस में कुछ कॉमन नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट पब्लिक हेल्थ में है, और उनका भी इंटरेस्ट में काफ़ी खींचने की कोशिश करता हूँ सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए, जो एक तरीके से पब्लिक गुड की बात है, बहुत बड़ी पब्लिक गुड की बात है। और जो मैं हमारे दूसरे बेटे हैं, वो जो लॉ कर रहे हैं, उनको मैं हमेशा खींचता रहता हूँ ह्यूमन राइट्स की तरफ। पब्लिक हेल्थ भी एक तरीके से आप ह्यूमन राइट्स ही समझ लें। इट इज़ ऑल अबाउट सोशल जस्टिस। सब लोगों को हेल्थ अपनी ठीक रखने के लिए उनको सारी सुविधाएं मिली कि नहीं मिली, तो उसमें भी लॉ का भी एक रोल है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का भी रोल है। तो मैं एक तरीके से हमारी कुछ इंटीग्रेटेड थिंकिंग है इस विषय में, मगर वैसे वो लोग साइंस में नहीं। बिल्कुल, काम चाहे जो भी करें, अगर आप सोसाइटी एट लार्ज, देश के बारे में अगर पहले सोचें, अपने बारे में तो हर कोई सोच ही लेता है, मगर उस तरफ भी नज़रिया रहना चाहिए। ये माहौल आपने बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। सर, रिसर्चर अगर आप ना होते तो क्या होते, ये हम जानना चाहेंगे। वेल, एक्चुअली मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मैं रिसर्चर, मैं वैसे फ़िल्म मेकिंग में जाना चाहता था। मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं अभी भी करता हूँ बहुत। अच्छा। और कौन सी फ़ोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ या फिर जनरल? मैं हर चीज़ की फ़ोटोग्राफी करता हूँ। मेरा एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी का आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट एनीवे, मेरी एक किताब अभी रिलीज़ होने वाली है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स की, और मेरी नेक्स्ट बुक ऑन जंगल फ़ोटोग्राफी विल ऑल्सो बी कमिंग आउट सून, वो तैयार हो रही है। मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, टू द एक्सटेंट कि अगर कभी ऐसा हुआ तो रिसर्च अगर मैं ना करूं या ना कर पाऊं, तो मैं फिर फुल टाइम फ़ोटोग्राफी करूंगा। तो आगे के प्लान्स भी आपके तैयार हैं कि जब मैं यहाँ से जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँगा तो फिर इस पैशन को फॉलो करूँगा? जी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो यंग रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो इस राह पे चल रहे हैं तो क्या उनको जहन में रखना चाहिए? जो भी करो उसको फुल पैशन से करो, और अगर मन में है तभी करो, अनमन से काम बनता नहीं है। तो यंग लोग जो रिसर्च में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, भारत को रिसर्चर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, और लोगों को आना चाहिए, मगर उनको आना चाहिए इससे कि वो डेडिकेशन उनका 30-40 साल तक इस फील्ड में रहेगा, और इसके लिए बहुत सिंगल माइंडेड, फोकस्ड और हार्ड वर्किंग किस्म का एक मेंटालिटी होता है जो ज़रूरी होता है। तो आरामदेह ज़िंदगी वगैरह वाली मोटिव से आएंगे अगर, तो ये नहीं बात बन पाएगी, क्योंकि ये फील्ड्स काफ़ी
स्पेसिफिक हैं, इनमें बहुत लेबोरियस होता है, या फिर या तो इंटेलेक्चुअली लेबोरियस है, या इनकी सम केसेस फिजिकली भी लेबोरियस है। तो ये चीज़ें सबको जहन में रखनी चाहिए। मगर मेरे हिसाब से आप किसी भी फील्ड में जाएंगे बगैर कंप्लीट डेडिकेशन के सक्सेस बहुत मुश्किल हो जाती है, स्पेशली इंडिया में इतने कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर में। तो यंग लोगों को मैं हमेशा के लिए, मैं वैसे कोई एडवाइस नहीं है, मगर यंग या ओल्ड किसी के लिए भी कहूँगा कि आप वही करें जिसमें आपको लुत्फ़ आता है। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और हम आपके धैर्य की भी तारीफ़ करेंगे। आपने हमें उतना समय दिया और हमारे सवालों के सारे जवाब दिए। तो सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर साहब जिनके बारे में आपने जाना, जिनकी जर्नी के बारे में आपने जाना। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ और बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।